नमस्कार साथियों, अध्ययन मेंटर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। चूँकि क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है या NCERT की बात करें तो NCERT में चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस में हम मेनली ह्यूमन और प्लांट्स की एक लाइफ के बारे में बात करेंगे, कैसे पौधे या मनुष्य जीवित रहते हैं या किस तरह से उनकी पूरी प्रक्रिया चलती है। इसमें हम मेनली ह्यूमंस और प्लांट के रिस्पायरेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, चूँकि बात क्लास 10th की है तो इसमें सबसे ज़्यादा मांग रहती है नोट्स की। हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे, इस बोर्ड पर जो भी कुछ लिखेंगे वही यदि आप लिखते रहेंगे तो आपको बिना किसी नोट्स के ही सारी तैयारी आपकी यहीं पर पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि जब जब वीडियो को देखें तब तब आप अपने नोट्स पेन कॉपी को लेकर के बैठे और साथ ही साथ नोट्स को बनाते रहें। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी भी साथ साथ होती चली रहेगी और कोई भी टॉपिक आपके छूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। क्या होती है लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस की अगर बात करें तो हमें पता है कि हर व्यक्ति को, मनुष्य हो या प्लांट हो, पौधा हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए कई सारी प्रोसेस होती हैं शरीर के अंदर या प्लांट्स में, जिससे कि वो पौधे जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, या हम कहें कि कोई भी ह्यूमन है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में अंतर क्या होता है? यही तो मेनली अंतर है। लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करती है? मूवमेंट करती हैं, एक सेल्फ मूवमेंट करती हैं, जैसे कि ग्रोथ करती हैं। लिविंग जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो, ग्रोथ करता है। ठीक है, उसके बाद रिस्पायरेशन की प्रोसेस भी होती है, वो भी लिविंग्स में ही होती है। सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी लिविंग थिंग्स में ही होती है। तो यही जो चीज़ें हैं वो लिविंग थिंग्स को कुछ डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहली बात है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में समझते हैं। फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस द बेसिक functions performed by a living organism to maintain their life on earth are called life process. ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि क्या है लाइफ प्रोसेस। तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि वे सभी बेसिक फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इस पृथ्वी पर, वही जो है लाइफ प्रोसेस कहलाती है। ये क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन, एक वर्ड आया बेसिक फंक्शंस। क्या है बेसिक फंक्शंस? तो ये बेसिक फंक्शन कुछ नहीं है। बेसिक फंक्शन की अगर बात करें तो लाइफ प्रोसेस के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो है ही क्या? लाइफ प्रोसेस कैसे हो पाएगी किसी भी ह्यूमन की या प्लांट की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की? नंबर फर्स्ट, उसे ग्रोथ करना चाहिए, ग्रोथ होगी। नंबर 2, डाइजेशन होना चाहिए उसमें, क्योंकि एनर्जी के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड हो पाएगी। या ग्रोथ करना है, ग्रोथ भी हमें न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड हो पाएगी। ठीक है, तो इस न्यूट्रिएंट्स हमें ग्रोथ प्रोवाइड कराएंगे और ग्रोथ तभी प्रोवाइड करा पाएंगे जब डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छा होगा।
ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ होनी है तो डाइजेशन सिस्टम भी अगर होना चाहिए, डाइजेशन सिस्टम के थ्रू ही उसकी ग्रोथ हो पाएगी। नंबर थर्ड अगर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए या इसी को कहते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें मेनली हार्ट के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद रिस्पायरेशन और जो लास्ट अगर बात करें तो इसमें एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस कैसे पॉसिबल हो पाएगी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगी बाय द ग्रोथ, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ से सीधा सीधा आशय हमारी वृद्धि से या हमारी ग्रोथ से, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बॉडी का या किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो पॉसिबल हो पाएगी। डाइजेशन प्रोसेस होनी चाहिए, सर्कुलेशन सिस्टम, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लाइफ प्रोसेस को पॉसिबल कर पाते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर लेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है हमारा इस पार्ट में। तो न्यूट्रिशन की शुरुआत करते हैं। न्यूट्रिशन हिंदी में बोलते हैं पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन की अगर देखें तो न्यूट्रिशन इज द होल प्रोसेस बाय एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन इट्स फूड। अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो यही हो सकती है, द होल प्रोसेस, द होल प्रोसेस बाय एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन इट्स फूड। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। न्यूट्रिशन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो यही कह सकते हैं कि द होल प्रोसेस, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन कर पाएगा। ऑब्टेन में दो चीज़ें, एक तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अपने जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स, भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्राप्त करे और उनका यूटिलाइजेशन भी कर पाए। यानी कि यहाँ पर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इसी में यूटिलाइजेशन भी करना पड़ जाए, यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड हैं, ये न्यूट्रिशन और ये न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में सम्मिलित होते हैं, यानी वे सभी पर, जिसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये कंपोनेंट ऑफ फूड है, यानी इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को यही न्यूट्रिशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है कि उसको हम ऑब्टेन इट्स फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज द होल प्रोसेस, द होल प्रोसेस बाय एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन इट्स फूड। ये ऑब्टेन इट्स फूड किस तरह से ऑब्टेन करेगा अपने फूड को? एक तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, कंपोनेंट ऑफ फूड जो भी होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, इनको यूटिलाइजेशन का भी प्रोसेस जो होगा वो इसी न्यूट्रिशन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। और जब यही न्यूट्रिशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी ग्रोथ, उसके रिस्पायरेशन या ऑल द प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस जो भी उसके ह्यूमन बॉडी में होंगी, वो सिर्फ इस न्यूट्रिशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन ही हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर वाकई में लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जो आवश्यकता होगी वो पॉसिबल ही कब हो पाएगी? जब उसमें न्यूट्रिशन अच्छा होगा, उसकी मात्रा, न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी होगी, तभी उसको पॉसिबल हो पाएगा। और ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड से ही एनर्जी उसको प्रोवाइड हो पाएगी। ठीक है, तो आगे यहाँ से न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन में भी दो पार्ट हैं। ठीक है,
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि कैसे कितनी तरह से हमें न्यूट्रिशन कितनी तरह से प्राप्त होता है, तो न्यूट्रिशन दो अलग अलग प्रोसेस में ही मिलेगा। जैसे कि अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में न्यूट्रिशन अलग तरह से होता है, और अगर बात करें ह्यूमंस में तो उनका न्यूट्रिशन मोड अलग तरह का होता है। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अगर पौधों में बात करें, और इन एनिमल्स ठीक है। प्लांट्स में जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और एनिमल्स में जो होता है, ह्यूमंस में जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक और एनिमल्स या ह्यूमंस में जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक आपने जो बेसिक क्लासेस थी, प्राइमरी क्लासेस भी थी, उसमें भी पढ़ा था ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स, सोपोसी और परपोसी। ठीक है, ऑटोट्रोप्स प्लांट्स होते हैं जिनमें मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी ऑटोट्रोप्स हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन एनिमल्स और ह्यूमंस हेट्रोट्रॉप डिपेंड for food on other organisms like plants or other animals. Heterotrophs, एनिमल्स या ह्यूमंस डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। और दूसरों पर भी किस पर आश्रित रहते हैं, तो प्लांट्स पर आश्रित रहेंगे या एनिमल्स पर आश्रित रहेंगे। तो ये कहानी थी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके तुरंत बाद एनिमल्स में जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसके कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या 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 हैं, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें मेनली हम 3 टाइप्स हैं, जिसमें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये 3 तरह से हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वो 3 तरह से ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल हो पाता है, जिनमें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑब्टेन इट्स फूड। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर डेफिनेशन देखें तो ऐसे ही बनेगी, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटेन ब्रेड एटसेट्रा। रोटेन सेप्रो का मीनिंग ही होता है, जो सेप्रो इसका मीनिंग ही होता है रोटेन। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism obtain its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread etc. ठीक है, यानी कि इस न्यूट्रिशन में जो भी सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स क्या है, तो यानी जिन भी ऑर्गेनिज्म में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा वे सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रोफ्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गिले कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से, जिसमें डेड प्लांट्स मृत पौधे, डेड एनिमल्स मृत जीव एंड रोटेन ब्रेड एटसेट्रा से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, सेप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कन्वर्ट दैम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं। और सेप्रोफाइट्स का अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें मेनली एग्जाम्पल है फंगस या मशरूम,
मशरूम, फंगस, ये एक फंगस है। कुकुरमुत्ता का जो पौधा होता है वो एक तरह का सेप्रोफाइट ही है, सेप्रोफाइटिक ट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है फंगस में, कुकुरमुत्ते में। कैसे होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो मशरूम यानी कि जो कुकुरमुत्ते का पौधा होता है वो सड़े गली लकड़ी के, जो लकड़ी होती है सड़ी गली, उन पर अपने आप ही जमाया करता है। तो ये कैसे आ पाता है, तो ये इसमें जो होता है, जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होने की वजह से कुकुरमुत्ता का पौधा जो होता है वो वहाँ पर उग आता है। कैसे आता है, तो ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं उनमें इसी तरह का डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटेन ब्रेड एक्ट्रैक्ट, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन सेम बनेगी। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लिविंग है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि किसी भी जीवित प्राणी से। ये पैरासाइट्स जो अपना भोजन प्राप्त करेंगे वो किसी भी जीवित प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। आखिर एग्जाम्पल पैरासाइट्स, पैरासाइट्स हमें पता है कि जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी कमी आती है, कोई भी बीमारी पड़ती है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो कोई भी एनिमल हो, तो मोस्टली हम क्या कहते हैं कि वो तीन तरह से या तो बीमार हो सकता है कोई व्यक्ति, या तो कोई वायरस के अंदर घुस जाने से, या कोई पैरासाइटिक हो जाने से, या कोई भी अलग कोई डिसीज हो जाने की वजह से उसको हो जाता है। तो जो पैरासाइट्स ये होते हैं इनमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्टली हमने देखा होगा कि पेट में कीड़े हो जाना, ठीक है, तो एक्चुअल में वो पेट में कीड़े ना होकर के वो यही पैरासाइट्स होते हैं, यही परजीवी होते हैं जो हमारे पेट में जाकर के कई सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स अगर देखें तो एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। यही प्लाज्मोडियम पैरासाइट वही पैरासाइट है जो की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये भी एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो ये जब शरीर के अंदर घुसता है तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे ही शरीर से, हमारे ही शरीर में इसको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, जिसकी वजह से ये अपने जो पैरासाइट्स होते हैं, जो प्लाज्मोडियम्स की संख्या होती है उनको बढ़ाता चला जाता है और मलेरिया पूरी बहुत सीवियर कंडीशन में मलेरिया हो जाता है। तो यही कंडीशन होती है। ठीक है, एक पौधा है कैस्टस जिसको अमरबेल कहते हैं, अमरबेल, ये भी पैरासाइट्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दे ऑब्टेन दिस फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक पैरासाइट। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन अगर पूछा जाए तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन द एग्जाम्पल पैरासाइट्स। नेक्स्ट हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का सीधा सीधा मीनिंग है हमी, यानी कि एग्जाम्पल में अगर देखें तो एनिमल्स और प्लांट्स, ये जो है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो होलोजोइक न्यूट्रिशन अ न्यूट्रिशन इज विच टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन की प्रोसेस के थ्रू, यानी कि जब खाने को इंजेस्ट किया जाएगा, डाइजेशन की प्रोसेस में यही कुछ प्रोसेस होंगी, इसमें इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगा और फिर एक्सक्रीशन होगा। तो इंजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में होगा, और यही इंजेस्टेड फूड या इंजेस्टेड प्रोसेस के बाद ही खाना डाइजेस्ट होकर ऑब्जर्व होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का होता है, जो कि होलोजोइक अगर बात करें तो एनिमल्स और प्लांट में इस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाउ टू न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब या ऑब्टेन इन प्लांट्स, हाउ टू न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन इन प्लांट्स। तो कैसे पौधे में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है, कैसे न्यूट्रिशन होता है, वो आज हम पौधे के बारे में बात करें।
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होते हैं हरे पौधों में, वो मोस्टली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये इनऑर्गेनिक मैटर का यूज करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट बनाया करते हैं, ठीक है। और द ऑर्गेनिज्म that carry out the autotrophic nutrition are called autotrophs। ऑटोट्रोफ कहलाते हैं। और जो मेनली ग्रीन प्लांट्स, इसमें हम मेनली ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे, यानी कि द ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक मैटर्स का उपयोग करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो ग्रीन प्लांट्स में हमें पता है, ग्रीन प्लांट्स में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स अपना जो भोजन तैयार करते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ये सबको पता है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो भोजन तैयार करते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू प्राप्त कर पाते हैं जिसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में देखें फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। इट इज ओनली पॉसिबल इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। प्रोसेस क्या है ये? फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस in which green plants prepare their own food with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll, a green pigment chlorophyll, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होती है, जिसमें फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा C6H12O6 + O2 और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ से देखें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस ये CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll make glucose and oxygen ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की हेल्प लेकर के ये सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा एज बाई प्रोडक्ट। और अगर पूछ दिया जाए कि रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो यही वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, यही रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जिनका मेन वर्क है वही है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ दिन में ही पॉसिबल होगी। प्लांट में जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है। अंधेरा होने पर, रात होने पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि सनलाइट ही जब प्रोवाइड नहीं हो पाएगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल ही कहाँ से हो पाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को अभी हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर कार्बन के 6 हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 6 कार्बन को ऐड करना पड़ेगा, 6 कार्बन। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन या 12 हाइड्रोजन, तो 6 2 12 और 6 2 12 ऑक्सीजन और 6 18 और 6 यहाँ पर 2 है, 6 O2। तो आई थिंक अब बैलेंस हो गई है, हाँ ठीक है। 6 CO2 प्लस 6 H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल और 6 H12O6 प्लस 6 O2। O2 ऑक्सीजन यहाँ पर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगी स्टोमेटा के थ्रू, पत्तियों से, पौधों की पत्तियों से ऑक्सीजन रिलीज होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो 6 CO2 प्लस 6 H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6 O2, ठीक है। अगर यहाँ पर 12 H2O होगा तो फिर यहाँ पर एक H2O बढ़ा भी देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर H2O प्लस में भी हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस। अगर रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं कि बताइए रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो दीज आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। वाटर में ही डिसॉल्विंग मिनरल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू इंटर करेगी पौधों की पत्तियों में, और ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होगी एज बाई प्रोडक्ट। सनलाइट जो कि सूर्य का प्रकाश है, और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से ही, इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने की वजह से ही पौधों की पत्तियों में सनलाइट एंटर करती है, ऑब्जर्व कर पाती है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, लिख रहा हूं मैं अभी रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसमें नंबर फर्स्ट सनलाइट, बिना इसके तो कुछ होना ही नहीं है। नंबर 2 क्लोरोफिल, नंबर 3 वाटर, एंड नंबर 4 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सनलाइट सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन दियर लीव्स, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल काम क्या करेगा, सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाई क्लोरोफिल, इसी क्लोरोफिल के द्वारा ही सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और एक बात और, सनलाइट की वजह से ही जो अभी हमने देखा एक रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडोशन। तो हमने देखा H2O पानी से ऑक्सीजन अलग हुई, तो ये जो अलग हुई है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस कब हो पाई, सनलाइट की वजह से, ठीक है। हाइड्रोजन जो जा करके जुड़ी कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में जो हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ ये पॉसिबल हुआ रिडक्शन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन कहलाता है। और ये पॉसिबल ही क्यों कब हो पाया, सनलाइट की वजह से। अगर ये सनलाइट ना होती तो कभी भी पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हो पाएंगे। तो सनलाइट ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोफिल, जिसकी वजह से रिडक्शन की प्रोसेस हो पाई
एंड वाटर, वाटर यहाँ पर क्या होगा, तो वाटर प्लस डिसॉल्विंग सब्सटेंस, डिसॉल्विंग मटेरियल्स like nitrogen and phosphorus, nitrogen and phosphorus etc. are taken up by the roots of plant. पौधों की जड़ों के द्वारा जो भी पानी है, पानी और डिसॉल्विंग मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ प्लांट। पौधों की जड़ों से पानी के थ्रू ही जो भी पौधों की जड़ों में मिनरल्स पाए गए हैं उनको टेकअप करने का काम होता है। CO2 क्या करेगी, तो CO2 इंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड रिलीज O2 as byproduct, O2 as byproduct by stomata to the leaf। एक नया वर्ड आया स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा, तो स्टोमेटा टीनी मिनट लाइक पोर्स होते हैं पौधे की पत्तियों पर, पौधे की पत्तियों पर ये छोटे 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 इस तरह के ये टिनी पोर्स पाए जाते हैं, इनको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं पौधे की पत्तियों पर जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन्हें आउट हो पाएगी, तो वही कहलाते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं, टिनी पोर्स present on the surface of leaves, surface on leaves, on leaves of plant। पौधे की पत्तियों पर बहुत छोटे 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 छेद पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो एक्सचेंज O2 एंड CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, और दूसरा रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में जो पानी पौधे की पत्तियों से रिलीज होता है, जो अमाउंट ज़्यादा पानी जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है उसको जो रिलीज करेगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, एक टॉपिक है साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पौधे की पत्तियों में कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस देखें तो क्लोरोप्लास्ट में, इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हमें पता है क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड्स है जिसमें क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस जगह पर पूर्ण होती है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में, पौधे की पत्ती में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें पूरी हो पाती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किन 3 स्टेप्स में पूरी हो पाती है। ठीक है, मेन स्टेप्स फॉर
फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2O ने मिलकर के C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट रिलीज किया। ठीक है, जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये भी हमने प्रोसेस देखी। ठीक है, 6 ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट के द्वारा ही सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाया गया किसी भी ग्रीन प्लांट के द्वारा। नंबर सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी जो लाइट एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में बदला। कैसे बदला, तो हमने देखा कि लाइट एनर्जी के पड़ने से ही क्या हुआ, हाइड्रोजन स्प्लिट किया। ठीक है, प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। इसी सनलाइट की वजह से ही जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी टूटा और रिडक्शन हुआ, और जिससे कि एक मॉलिक्यूल बनकर के तैयार हुआ C6H12O6 ग्लूकोज। यही एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ जाना ही रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन के जुड़ जाने से ही कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है हमारी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी प्लांट में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी सोर्स है, जो कि किसी फॉर्म में मिला, ग्लूकोज की फॉर्म में मिला। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन के जुड़ जाने से ही क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। कैसा, ग्लूकोज बना, C6H12O6। मेन स्टेप फॉर फोटोसिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसलिए हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी कंप्लीट होता है। अगर किसी भी तरह का डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हाउ टू न्यूट्रिशन इन एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि कोई भी प्राणी कैसे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जिसमें हम सबसे पहले यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ये कैसे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम यूनिसेलुलर के बाद फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें ह्यूमंस और प्लांट दोनों की बात करेंगे। बट अभी हम यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें तो इट टेक इन फूड फ्रॉम इंटायर सरफेस।
इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। ये अपने शरीर की जो भी इनकी संरचना होती है उसकी इंटायर सरफेस से अपने भोजन को ग्रहण कर पाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा। अभी हमने जब शुरुआत करी थी तब हमने बताया था कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जाते हैं, इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कुछ प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, जिसमें कि इंजेक्शन होता है। सबसे पहले खाने को निगलना, इंजेक्शन। नंबर 2 डाइजेशन, खाने को पाचन स्टमक में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर एसिमिलेशन, और लास्ट में एक्सक्रीशन। सबसे पहले खाने को निगला गया, इंजेक्शन किया गया, नेक्स्ट डाइजेशन किया गया, उसको पचाया गया, थर्ड एब्जॉर्ब किया गया, जो भी उससे न्यूट्रिशन थे, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट, उनका जो वर्क हुआ उनको यूटिलाइज किया गया, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ उसका एक्सक्रीशन किया गया। सेम प्रोसेस यूनिसेल्युलर में भी होगी और सेम मल्टी सेलुलर में भी होगी। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमन को जब पढ़ाएंगे तब आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अभी अमीबा में देख लेते हैं। तो जो अमीबा एक यूनिसेल्युलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि हमें पता है अमीबा। तो ये प्रोसेस हम एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अमीबा का एक हम डायग्राम तैयार करेंगे जिसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले अमीबा को देखते हैं। तो यूनिसेल्युलर सेल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, जिसमें हम न्यूट्रिशन इन अमीबा, पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे पॉसिबल होता है, तो इसमें हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अमीबा में साइटोप्लाज्म फिल है, एक न्यूक्लियस है और ये इसका फ्यूड है। जो इस तरह की ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। टेम्परेरली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, टेम्परेरली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अमीबा ingest food by using its pseudopodia। स्यूडोपोडिया टेम्परेरली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब ऑर्गेनिज्म को खून की आवश्यकता होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं। ठीक है, इसमें ये कोई एक भोजन का कोई टुकड़ा है, कोई फूड है अमीबा के लिए जो इसमें इंटर करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से पहली ही जो डाइजेशन की जो न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी प्रोसेस है इंजेक्शन, तो वो यहाँ पर दिख रही है हमें, इंजेक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले भोजन अमीबा के अंदर आएगा, किसी भी सरफेस से, कहीं सब, ऐसा नहीं जरूरी ऊपर से ही आए, ये सरफेस में कहीं सब पर भी आ सकता है। नंबर फर्स्ट इंजेक्शन। सेकेंड हमने देखा ये फूड वैक्यूल। इसमें क्या है, जो एंजाइम्स हैं साइटोप्लाज्म में, जो भी फिल एंजाइम्स है, एंजाइम क्या होते हैं, तो बायो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स, जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी कि खाने के डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं एंजाइम्स जो होते हैं। तो एंजाइम्स इंटर दिस फूड वैक्यूल, एंजाइम्स इंटरिंग दिस फूड वैक्यूल एंड डाइजेस्टेड। तो नंबर बी जो है वो हमारी है डाइजेशन। नंबर 2 डाइजेशन। नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, जो डाइजेस्टेड फूड है, पहले कैसा था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में था, अब वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट चुका है, और डाइजेस्टेड फूड अब डिफ्यूज आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूज आउट हो रहा है, अर्थात एब्जॉर्प्शन हो रहा है साइटोप्लाज्म के द्वारा। जो इसके न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से नंबर 3 जो सी प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके तुरंत बाद अमीबा ग्रोस। क्या किया? अमीबा ग्रो कर गया। कैसे कर गया?
साइटोप्लाज्म को न्यूट्रिएंट्स मिले। क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स मिले। साइटोप्लाज्म को न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से अमीबा में ग्रोथ हुई, रिस्पायरेशन हुआ। रिस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होने की वजह से ही इसमें ग्रोथ हुई। अमीबा की जो सेल थी इसमें ग्रोथ हुई, और इसी ग्रोथ होने की वजह से ये रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। अब ये अमीबा रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, अर्थात एक यहीं से रिप्रोडक्शन करके एक ये नए अमीबा का भी निर्माण कर सकता है। तो अमीबा अर्थात ये एसिमिलेशन होने लगा। डी नंबर, एसिमिलेट करा, समन्वयीकरण करा, करा। यहाँ से एसिमिलेशन की प्रोसेस थ्रू हुई, क्योंकि देखा हमने कि जब इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो गए तो इसने उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया। क्या करा? यूटिलाइज करा। यूटिलाइज द फूड या यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एसिमिलेशन। तो यहाँ से इसने यूटिलाइज करा, यूटिलाइज करके ग्रोथ करा, और ग्रोथ करने के बाद जो भी इसके बेस्ट प्रोडक्ट बचा, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट बचा, वो हमने देखा कि इसने अमीबा ने बाहर कर दिया। क्या करा? अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट। इसी को ही हमने कहा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कर दिया। इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन पॉसिबल हो पाया। स्यूडोपोडिया के थ्रू खाना जो था वो इसके अंदर एंटर किया, जिसको इंजेक्शन नाम दिया। नेक्स्ट नंबर, डाइजेशन हुआ। जो फूड वैक्यूल्स थे, वो एंजाइम्स जो थे वो इसमें एंटर करे। एंजाइम्स में फूड वैक्यूल को पूरी तरह से अच्छे से डाइजेस्ट किया, और डाइजेस्ट करने के तुरंत बाद इसका जो सिंपलर सब्सटेंसेस में जो टूट करके खाना हुआ है, ये एब्जॉर्ब होगा साइटोप्लाज्म में, ये एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब हो करके जो भी न्यूट्रिएंट्स जहाँ पर भी यूज होना है, यूटिलाइज होना है, वो एसिमिलेट होगा। और एसिमिलेट होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा में बच जाएगा उसका एक्सक्रीशन किया जाएगा। ऐसा ही पॉसिबल होगा न्यूट्रिशन इन अमीबिया। एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नाम दे रहे हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम में कैसे पॉसिबल होगा तो वो भी देखते हैं। सेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम को देखेंगे। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रेजेंट ओनली इन पैरामीशियम, प्रेजेंट इन वाटर, पानी में पाया जाता है। प्रेजेंट इन वाटर, पानी में बहुत छोटे टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। पैरामीशियम प्रेजेंट इन वाटर। न्यूट्रिशन पैरामीशियम को देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है। ये एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिए गए। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे इनको नाम दिया सीलिया। इन्हीं सीलिया के थ्रू ही जो फूड पार्टिकल है वो इंटर कर पाता है किसी भी माउथ में, यानी पैरामीशियम के माउथ में इंटर कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लिखा है मैंने, पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया टू स्वीप द फूड फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ। स्वीप द फूड फ्रॉम वाटर, पानी से अपने खाने को अपने इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से अपने मुंह की ओर खींच पाता है। ठीक है, और फिर ये जैसे ही अंदर जाएगा तो हमने ये देखा कि यहाँ पर एक प्रोसेस पूरी होगी, इंजेक्शन की प्रोसेस पूरी होगी। पैरामीशियम के द्वारा इसकी सरफेस से खाने को निगल लिया गया है। ठीक है, तो इंजेक्शन की प्रोसेस पूरी हुई। द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंजेक्शन इज फॉलोड बाय द पैरामीशियम इज कॉल्ड इंजेक्शन, एंड अदर स्टेप्स जो हैं इंजेक्शन के बाद, जिसमें अभी हमने देखा कि इसने खाने को निगल लिया, इंजेक्शन की प्रोसेस तो पूरी हो गई। अब जैसा कि अमीबा के केस में था, सेम अमीबा की केस की तरह इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम में भी वही सारी प्रोसेस फॉलो करी जाएंगी, जिसमें इसमें डाइजेशन भी होगा, नेक्स्ट नंबर एब्जॉर्प्शन भी होगा, एसिमिलेशन भी होगा, और एक्सक्रीशन भी होगा, जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन पॉसिबल हो पाता है, जिसको हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन को पूरा कर दिया है। यहाँ तक आप रिवाइज करें, और जो भी डाउट्स रह जाएं आपके, उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी, फिर इसी के अगले टॉपिक मल्टी सेलुलर न्यूट्रिशन में, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेशन को हम पूरा करेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।